अच्छा जी, एग्जाम्पल 9 देखें। ये आपको एग्जाम्पल बताई थी कि मिनिमम की क्या रिक्वायरमेंट है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की, 3 डायरेक्टर्स, आप उससे ज़्यादा रख सकते हैं। कंपनीज एक्ट कहता है कि जी आप, उसने कोई क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं बताई, उसने सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में बात की है। आप उसको डिफरेंट काइंड्स या क्लासेस या टाइप्स ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने शेयर कैपिटल को, और उसके साथ डिफरेंट राइट्स को अटैच कर सकते हैं। ये आप आइंदा पढ़ेंगे। बहरहाल आप सिंपल अल्फाज में समझने की ये ज़रूरत है कि आप अपने आर्टिकल्स को कंपनीज एक्ट से मुश्किल बना सकते हैं, आसान नहीं बना सकते। उसकी रिक्वायरमेंट को, अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट को या उसमें जो लॉज हैं उनको मुश्किल कर सकते हैं, आसान नहीं बना सकते। Registration of articles of association signed by the subscribers to the memorandum and setting out regulations for the company shall be registered with the memorandum. Optional for the company limited by shares, compulsory for the company limited by guarantee और unlimited company। बाकी तमाम कंपनीज के लिए ये कंपल्सरी है, ऑप्शनल है फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के। अब उसके बाद मतलब क्या है, आपको अगला पेज दिखाया हुआ है मैंने, पेज 49। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का आपको टेबल ए में फॉर्मेट या स्पेसिमन मिलेगा। आप सिर्फ मेमोरेंडम को सबमिट करवाएं, आर्टिकल्स ना भी सबमिट करवाएं, तो जो टेबल ए शेड्यूल 1 में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बने पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी के आर्टिकल्स बन जाएंगे। ऑप्शनल है आपके पास, मर्जी है तो बना के भिजवा दें, मर्जी है तो नहीं। 2 एक्सट्रीम्स हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए पे आ जाएं, पेज 46 पे। नंबर 1 पॉइंट है जी, टेबल ए इज एप्लीकेबल इन फुल इफ आर्टिकल्स आर नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपने आर्टिकल्स मेमोरेंडम के साथ फाइल ही नहीं किए तो ऑटोमेटिकली टेबल ए में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं वो आपकी कंपनी के आर्टिकल्स कंसिडर होंगे। नहीं मिल रहा आप लोगों को? 45 पे है। दूसरी एक्सट्रीम है कि टेबल, 3rd पॉइंट को पढ़ रहा हूं, टेबल ए इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इफ स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल्स फाइल्ड बाय द कंपनी। आपने तमाम पॉइंट्स के ऊपर अपनी तरफ से आर्टिकल्स बना के भेज दिए हैं और टेबल ए की कोई बात भी नहीं लिखी। लेकिन नेक्स्ट पेज पे आ जाए जरा, 46 पे। टेबल ए के इन्होंने हेडिंग्स दी हुई हैं सिर्फ, इनको जरा बुलेट पॉइंट्स को पढ़ें थोड़ा सा अंदाजा, इससे आपको अंदाजा होगा कि इन टॉपिक से रिलेटेड आपने या इन हेडिंग से रिलेटेड आपने आर्टिकल्स में इंफॉर्मेशन देनी। ये गाइडलाइन दे दी गई है। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। आर्टिकल सबमिट ना करवाएं, टेबल ए का आर्टिकल आपका ऑटोमेटिकली कंपनी का आर्टिकल बन जाए। इन हेडिंग्स को देखते हुए आप अपना आर्टिकल्स को ड्राफ्ट करें तो टेबल ए कंप्लीटली एक्सक्लूड हो जाएगा। दरमियान वाली ऑप्शन क्या है? कुछ चीजें आपने खुद से लिखी हैं और कुछ चीजें आपने अडॉप्ट कर ली हैं टेबल ए की।
सेकंड बुलेट पॉइंट, टेबल ए इज एप्लीकेबल टू द एक्सटेंट नॉट मॉडिफाइड और आपको पता है कि क्वेश्चन भी काफी ज्यादा थे, तो उनको चेक करने का जो मैंने टारगेट उनको दिया वो मैंने कहा जी आपने अगले दिन मुझे टेस्ट चेक करके देने पास से 40% 50% चीजें तो एज यू नो एक इंसान के लिए थोड़ा सा जरा मुश्किल हो जाता है, तो इसमें हो सकता है कि वो कैलकुलेशन में मार्क्स को कैलकुलेट करते हुए या कोई क्वेश्चन को चेक करते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक हो सकती है। ह्यूमन एरर है, मैं अब उनको 2 दिन दे दिया करूंगा, ह्यूमन एरर है, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट, यही जो टेस्ट है आप लोग जाके उनको दिखा दें, वो आप लोगों को ठीक कर देंगे। नंबर 1, नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह हमारा 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 पूरे का टेस्ट होगा, उस चीज को मद्देनजर रख मंडे वाले दिन। आर्टिकल्स हर मंडे को आपका टेस्ट है, आसान नहीं हो सकते। किस चीज का कोई बात नहीं बेटा, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो वो गैप कैसे रख सकते हैं? दरमियान वाली सिचुएशन क्या है, कुछ चीजें आपने अपनी तरफ इकट्ठा नहीं देना चाहते, इकट्ठा नहीं देना चाहते, टेबल ए से ड्रॉप, ठीक है करते हैं। ये सिर्फ किस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बाकी तमाम कंपनीज के लिए ये बात एप्लीकेबल नहीं है। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, इससे ऊपर वाला पॉइंट, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, याद रखें कि अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में आगे से मजीद 2 टाइप्स हैं। अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग नो शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग नो शेयर कैपिटल। यहाँ पे किसका जिक्र किया गया? इन केस ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द आर्टिकल्स इफ द कंपनी हैज ए शेयर कैपिटल शैल स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। अगर तो उसका शेयर कैपिटल है, अगर उसका शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर वो मेंबर्स बताएंगे कि वो कितने मेंबर्स के साथ रजिस्टर होने जा रहे हैं। In case of an unlimited company or company limited by guarantee, if company has no share capital, the article shall state the number of members with which company proposes to be registered. 2 टाइप्स की समझ आ गई? इनकी आगे से 2 टाइप्स हैं, अनलिमिटेड कंपनी की और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, हैविंग शेयर कैपिटल और हैविंग नो शेयर कैपिटल। अगर तो शेयर कैपिटल है तो आर्टिकल्स में आप वो बताएंगे, और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर नंबर ऑफ मेंबर्स बताएंगे। Clarity and voting rights. The articles of every company shall be explicit and without ambiguity, and shall list enumerate the voting and other rights attached to different classes of share or other security. कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? क्या आप ऑर्डिनरी शेयर्स बना सकते हैं? आप इससे मुश्किल भी हालात बना सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स क्रिएट करें, प्रेफरेंस शेयर्स क्रिएट करें। अगर आपने डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स क्रिएट किए हैं तो उनके साथ डिफरेंट राइट्स अटैच्ड होंगे। तो वो कहता है कि इनको क्लियर अल्फाज में लिखें कि इनके क्या राइट्स हैं। देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी और वेगनेस। जिस तरह आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा था, ऑफर शुड बी डेफिनेट एंड क्लियर, सर्टन। इसी तरह अगर आपने डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स क्रिएट किए और उनके साथ डिफरेंट राइट्स अटैच किए तो उनको क्लियर वर्डिंग में लिखें। कोई एम्बिग्विटी, देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी रिगार्डिंग राइट्स अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स क्रिएटेड अंडर द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। Although there is no requirement to create different classes of shares in the company.
Companies Act only talks about one class of shares, that is ordinary shares. ये आपके पास ऑप्शन है। शुरू में क्या बात की है, आप अपने आर्टिकल्स को कंपनीज एक्ट से मुश्किल बना सकते हैं, आसान नहीं कर सकते। मसलन कंपनीज एक्ट कहता है जी अनसाउंड माइंड पर्सन या माइनर जो है वो आपका डायरेक्टर नहीं होगा। आप आर्टिकल्स में लिख सकते हैं कि अनसाउंड माइंड भी हमारा डायरेक्टर हो जाएगा। आसान बना रहे हैं ना उसे, ये नहीं हो सकता। Penalty: if a company contravenes the provisions of the Articles of Association, company and every officer of the company shall be liable to penalty. Not very important. अच्छा जी, फिर इसके बाद 4.3 पे वही वाली चीज़ें दोबारा जो आपने मेमोरेंडम में कल पढ़ी थी, एज इट इज़ ए से लेकर डी पॉइंट तक वही लिखी हुई। इन बुलेट पॉइंट्स को ज़रा देख लें, हेडिंग्स को। कई दफ़ा ये पूछा, शुरू में इन्होंने सिर्फ इन बुलेट पॉइंट्स को शामिल किया और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। वैसे अगर आप अदरवाइज जो हैं जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वो तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस की हेडिंग ही है, लेकिन आप पूरा कंपनीज एक्ट तो नहीं पढ़ रहे, कुछ बीच में से चीज़ें पढ़ रहे। ऑल्ट्रेशन इसकी कैसे करनी है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन आपने चैप्टर 1 में पढ़ी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो इसको ऑल्टर कर लिया जाएगा। सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम, कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन alter its articles and any alteration so made shall be as valid as if originally contained in the articles and be subject to like manner to alteration by special resolution. आर्टिकल्स ज़िंदगी में, कंपनी की ज़िंदगी में एक दफ़ा ऑल्टर नहीं होने, बार बार हो सकते। एक दफ़ा आपने ऑल्ट्रेशन कर ली, अब ये नहीं हो गया कि अब आप ऑल्ट्रेशन कर नहीं सकते। ऑल्ट्रेशन कर ली तो वो कहता है जो आपने ऑल्ट्रेशन की है वो उसी तरह वैलिड है। हम ऐसे समझेंगे जैसे ये ओरिजिनली कंटेन्ड था इन द आर्टिकल्स एंड सब्जेक्ट टू फर्दर ऑल्ट्रेशन इन द फ्यूचर, यानी कि इसकी ऑल्ट्रेशन मजीद की जा सकती है इन फ्यूचर। जो पाकिस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुई? वही है। कंट्रीज़ के आइन जो हैं उनकी अगर आप मेमोरेंडम की भी ऑल्ट्रेशन हो सकती है, वो भी हमने पढ़नी है। आर्टिकल सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम की कि नहीं है मेमोरेंडम की, तो इसकी ऑल्ट्रेशन कैसे होनी है? थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या है जी उसकी 3/4 मेजॉरिटी? किसकी? जो लोग प्रेजेंट हैं इन द मीटिंग, इन पर्सन, बाय प्रॉक्सी, पोस्टल बैलेट या वीडियो लिंक। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 देखें जरा।
अब ये सिर्फ उसने दो चीज़ों का मिक्सचर किया है। ये 4.3 जो आपने पढ़ा है इसमें से एक पॉइंट निकाला है उसने, और पीछे जो आपने पेज पे चीज़ें पढ़ी हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेबल ए, वहाँ से पॉइंट्स निकाले। तो ये एक डिफ़िकल्ट पोर्शन कंपनीज एक्ट का ये है कि ये बाज़ औक़ात डिफरेंट पॉइंट्स को मर्ज करके पूछ लेता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे तमाम चीज़ें इकट्ठी बैठी हों, वहाँ से फिर कॉपी पेस्ट करनी है। स्टूडेंट्स ने कहा थी कि वो इस दफ़ा तो सिनेरियो टाइप के क्वेश्चंस आ गए, ये भी तो सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन सिनेरियो टाइप का क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा? जब आपकी मेमोरी में चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये आज हमें क्यों समझ आ गया? क्योंकि अभी हमने ये चीज़ें पढ़ी। जब 12 चैप्टर्स हो जाएंगे तो कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है वहाँ पे आके डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि जी रिटन प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, रट्टा इज इम्पॉर्टेंट। एक और पॉइंट पढ़ लें, पेज नेक्स्ट पेज पे है सर। एक चीज़ अभी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी, रिस्ट्रिक्शन और ऑल्ट्रेशन, ये कल पढ़ेंगे इसको मेमोरेंडम के साथ। मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन जब पढ़ेंगे तो वो चैप्टर इज फिनिश्ड ऑल तकरीबन। इसके बाद क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो अब आप लोग ऐसे करें, कल आप लोगों का टेस्ट है, उसको दें ध्यान से, इसकी रिटन प्रैक्टिस करें। कोर्स तो बड़े आराम से ख़त्म हो जाना है, बेसिकली तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जो हमने 4 महीने तो हमने नहीं पढ़ना। 1 वीक तो आपका चला गया। ये 1 वीक किस में जाना है? बड़ी ईद में। फिर क्या आना है? मुहर्रम आना है। इसी सारे टेन्योर में आना है ना मुहर्रम। तो आप समझ लें 3.5 मंथ पढ़ना है, लेकिन कोशिश करें कि 3.5 मंथ में हम तमाम बुक को एक दफ़ा लिख लें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर जो आपके पास 1 महीना रिवीजन का होगा, मज़ीद उसको जनरल प्रोविजंस क्या है? एक्ट टू ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब है कि एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट, वो प्रिवेल करेगा। पेज 48 पे फर्स्ट हेडिंग, unless otherwise expressly mentioned in the Companies Act, the provisions of the Act shall have effect notwithstanding. Notwithstanding means despite of, जो कुछ मर्जी लिखा हुआ है। shall have effect का मतलब है वो ओवरराइड कर देंगी आपके anything contained in any other law। अगर कोई किसी कंपनी के बारे में किसी और लॉ में कुछ और लिखा हुआ है और कंपनीज एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, तो हम किसकी बात मानेंगे? कंपनीज एक्ट की। पहले तो ये बात की, अनलेस कंपनीज एक्ट खुद मान जाता है कि हम फलां लॉ की बात को मानेंगे। अदरवाइज अगर कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ तो कंपनीज के बारे में कंपनीज एक्ट की बात मानी जाएगी, किसी और लॉ की बात नहीं मानी जाएगी। या मेमोरेंडम में एक्ट के खिलाफ कुछ लिखा है तो किसकी बात मानेंगे? एक्ट की बात मानेंगे। आर्टिकल्स में एक्ट के खिलाफ लिखा हुआ है कुछ और तो किसकी बात मानेंगे? एक्ट की बात मानेंगे। इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय इट, इट मीन्स कंपनी। कोई एग्रीमेंट आपने कंपनीज एक्ट के खिलाफ कर लिया जो कंपनीज नहीं कर सकती, एग्रीमेंट की बात चलेगी कि
कंपनीज एक्ट की, पार्टनरशिप को याद करें, वहाँ पे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो थी वो क्वालिफाइड थी, जहाँ पे आपके पास ऑप्शन थी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, और कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जनरल या एब्सोल्यूट हैं, अनचेंजेबल है। कोई भी आपने एग्रीमेंट जो है वो एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए किया एज कंपनी, तो एक्ट विल ओवरराइड दैट एग्रीमेंट। किसकी बात मानेंगे हम? एक्ट की, एग्रीमेंट की नहीं। इन एनी रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग और बाय इट्स डायरेक्टर्स। कोई भी रेजोल्यूशन करारदाद आपने मंजूर की है, अभी तक आपने कौन कौन सी रेजोल्यूशंस पढ़ी हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। आपने स्पेशल रेजोल्यूशन में कितनी मेजॉरिटी है जी? 70, मोर देन 75% है ना, 3/4 मेजॉरिटी जो है। जो मर्जी आप 100% मेजॉरिटी से ऐसी बात लिख दें जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ है, पास कर लें आप। उस बात को माना जाना चाहिए। आंसर इज ये 5 चीजें लिखी हुई हैं। क्या आप मेमोरेंडम में जो मर्जी लिख दें, आर्टिकल्स में जो मर्जी लिख दें, कोई एग्रीमेंट ऐसा कर लें, कोई रेजोल्यूशन ऐसी पास कर लें जो एक्ट के खिलाफ है, तो हम किसकी बात मानें? एक्ट की। या किसी और लॉ में ऐसी बात लिखी हुई है जो एक्ट के खिलाफ है? Whether the same be registered, executed or passed as the case may be before or after the coming into force the said provisions of the act. Coming into force said provision of the act means जब से ये एक्ट की प्रोविजंस एप्लीकेबल होनी शुरू हुई हैं, हाँ ये आपने रेजोल्यूशन पास की, वो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया या रजिस्टर करवा दिया, इस एक्ट के एप्लीकेबल होने से पहले या बाद में, वो तमाम चीजें, उनकी वैल्यू क्या है? वो नल एंड वॉइड है। किस सूरत में? अगर वो कंपनीज एक्ट की खिलाफ वर्जी करता। हमने एक ऐसी रेजोल्यूशन पास की थी जो 2015 में थी, वो एक्ट ने आज आके कह दिया कि जी एक्ट ने नई बात कर दी और वो रेजोल्यूशन जो है उस एक्ट की खिलाफ वर्जी करती है। उस रेजोल्यूशन की कोई वैलिडिटी होगी? हमने एक एग्रीमेंट किया एज कंपनी जो आज के एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, 2014 में किया था, उसको रजिस्टर भी करवा दिया था। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? साइन करना। रजिस्टर्ड का क्या मतलब है? अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको विद द रजिस्ट्रार रजिस्टर करवाना। क्या हर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट इज रजिस्टरेबल? आंसर इज नो। एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ लाइव एंड इन्फेक्शन रजिस्टरेबल है कि नहीं है? बिजनेस लॉ में जो पढ़ा था आप लोग। नेचुरल लव एंड अफेक्शन रिटन रजिस्टर्ड। आपने उसको एग्जीक्यूट किया, आपने पास का वर्ड किसके लिए यूज होगा? रेजोल्यूशन के लिए। एग्जीक्यूट का वर्ड किसके लिए यूज होगा? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए। रजिस्ट्रेशन का वर्ड किसके लिए यूज होगा? जो एग्रीमेंट्स या जो कॉन्ट्रैक्ट्स आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। बेशक वो आपने उसको करवा दिया हुआ है, लेकिन वो किसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है? कंपनीज एक्ट 2017 की, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ये उसने जो मैं अभी आपको बात कह रहा हूं, वो आखिरी लाइन यही लिखी हुई है, एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट और रेजोल्यूशन
टू द एक्सटेंट टू विच इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। रिपग्नेंट मीन्स के खिलाफ, अगेंस्ट, उस शैल बी वॉइड। पूरे के पूरे आर्टिकल्स को खत्म नहीं कर दिया जाएगा, वो वाला हिस्सा जो एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, एग्रीमेंट का वो वाला हिस्सा जो एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, रेजोल्यूशन का वो वाला पार्ट जो एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है, उस हद तक वो पार्ट वॉइड हो जाएगा। वॉइड मीन्स उसकी वैलिडिटी क्या है? 0।